तो धनानंद थे चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब क्या होता है? एक गांव का राजा पंच, 5 गांव का राजा सरपंच, 1000 गांव का राजा राजा, 10,000 गांव का राजा सम्राट और 1,00,000 गांव का राजा चक्रवर्ती सम्राट। तो यहाँ पर बात हो रही है धनानंद की। धनानंद जो है चक्रवर्ती सम्राट, उनको उठाकर बोल रहे हैं कि एक साधारण से व्यक्ति को तेरी गद्दी पर बैठाकर तेरा घमंड तोड़ना। That was the commitment which was done by कौटिल्य to धनानंद। और फिर एक बकरी चराने वाले लड़के को जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत छोटी एज में उनको लिया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको ट्रेनिंग दी, राइट, और उनको उस योग्य बनाया कि उस राजगद्दी पे वो जा सके। बट यहाँ पर एक इंसिडेंट है जो बहुत कम बुक्स में, काफ़ी कम जगह नरेट किया है। I would like to narrate that story with you। और इससे हमें लाइफ का एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज, लेसन ये मिलता है। कई बार हमारे साथ जीवन में ये होता है कि कुछ चीज़ें हाथ में आते आते चली जाती हैं। कई सक्सेस हमें ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल हम बहुत क्लोज थे और हमारे हाथ से वो चली गई, राइट। ऐसे समय पे रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस स्टोरी को अगर ध्यान से समझे तो ऐसा रिग्रेट आपको अपनी लाइफ में कभी भी दोबारा नहीं होगा। तो 12-15 साल 17 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देने के बाद, तैयार करने के बाद फाइनली वो समय आता है जब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना और धनानंद की सेना आमने सामने होती है। जब ये युद्ध करने जाते हैं तो कौटिल्य उनको एक बात बोलते हैं कि मैं पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूं 2 झंडे लेकर, हरा झंडा और लाल झंडा। जब तक हरे झंडे का संकेत रहे लड़ते रहे, और जब भी लाल झंडे का संकेत दिखाया जाए सभी अपने शस्त्रों को फेंक कर जंगल में अलग अलग दिशा में चले जाए। चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं कि महाराज, आपने ऐसा प्रशिक्षण तो मुझे नहीं दिया। एक रणभूमि में अपने शस्त्रों को रखकर पीठ दिखाकर भागने का प्रशिक्षण तो आपने मुझे नहीं दिया, तो ये तो मुझसे नहीं होगा। युद्ध के अंदर ज्यादा समय नहीं होता है और उस समय कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं कि बस जितना बोला जा रहा है उतना करो, और वो पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं। पहला युद्ध 17 साल तक ना केवल कौटिल्य ने बट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इंतजार किया। अंत में वो समय आता है जब धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य का भीषण युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की सेना को लगभग समाप्त कर ही चुके होते हैं। तब पहाड़ी के ऊपर कौटिल्य देखते हैं कि धनानंद का रिश्ता जिससे तय किया है, राइट, यानी उनके ससुर जी, वो उनकी पूरी फौज लेकर इनसे लड़ने आ रहे हैं। और वो देखकर तुरंत कौटिल्य लाल झंडे का संकेत दिखाते हैं। फिर भी कुछ समय तक टिकने के बाद जब वो तीव्रता लाल झंडे की बढ़ने लगती है तो शस्त्रों को छोड़कर और जंगल में पीठ दिखाकर चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी सेना जंगल में अलग अलग दिशा में भाग जाती है। अब 2 साल तक वो अपने गुरु को अपना चेहरा नहीं दिखा पाए, अपने आप को चेहरा नहीं दिखा पाए, क्योंकि एक शूरवीर एक युद्ध के अंदर शस्त्रों को रखकर अलग अलग जगह भागा। वो बार बार प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, मेरा गला भी कट जाता, मैं मर भी जाता तो क्या होता, शूरवीर था, मेरे को लड़ने तो देते, प्रयास तो करने देते, युद्ध में मरते ही और क्या होता, प्रशिक्षण तो ऐसा ही मुझे दिया है। कौटिल्य कुछ भी जवाब नहीं देते, बोलते हैं बस अभी और तैयारी की। 2 साल अपने आप को और भीषण रूप में तैयार करने के बाद और ताकतवर बनाने के बाद ठीक 2 साल बाद फिर वो समय आता है और वही मैदान होता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना और ये धनानंद की सेना दोनों आमने सामने होती है। और फिर वो यही बोलते हैं कि मैं पहाड़ी के ऊपर हूँ, लाल झंडा और हरा झंडा लेकर। लाल झंडा दिखाने पर ठीक वही करना जो पिछली बार किया। इस बार बड़ी तीव्रता से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की सेना को समाप्त करते हैं। बाल पकड़कर धनानंद को मैदान के बीच में लेकर आते हैं, भाला उठाते हैं। भाला उठाकर जैसे ही मारने को होते हैं वो एक बार सोचते हैं कि अपने महाराज की तरफ, अपने गुरु की तरफ देखा जाए। आज इनके 20 साल की तपस्या पूरा करने जा रहा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा हूँ, जरूर आंखों में खुशी होगी, आंखों में आंसू होंगे। उठाकर भाला जैसे ही उनकी तरफ देखते हैं वो लाल झंडा लिए खड़े होते हैं। पहली बार तो समझ में आया, दूसरी बार चंद्रगुप्त मौर्य मैदान के अंदर जीते हुए युद्ध में, जहाँ वो सोचते हैं कि बस उठाकर एक भाला मारना है, चक्रवर्ती सम्राट, राज तिलक करोगे आज शाम, उसके बाद भी लाल झंडा दिखा दिया। जीते हुए युद्ध में भाला फेंक कर चंद्रगुप्त मौर्य वापस जंगल की ओर चले जाते हैं। और अब 3 वर्ष तक इन्होंने बात नहीं करी अपने महाराज से, गुस्से में कि अब तो पहली बार समझ में आया, दूसरी बार तो जीता हुआ युद्ध था, गद्दी पर बैठ चुका था,
जीते हुए युद्ध में आपने भाला फेंक कर पीठ दिखाकर भागने को कहा, और बस जितनी बार भी सामने पड़ते हुए बोलते अभी और तैयारी करो, अभी और तैयारी करो। 3 साल तक और तैयारी चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, और अब तीसरी बार वो समय आता है जब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना और धनानंद की सेना दोनों आमने सामने होती है। इस बार फिर चंद्रगुप्त मौर्य अपनी जी जान लगाकर धनानंद की पूरी सेना, और धनानंद आसपास भी अपने अलायंसेस को और भी जितनी ताकत बढ़ा सकते हैं अंतिम सांस तक ताकत लगाकर उस युद्ध के अंदर लेकर आते हैं, और इस बार भी चंद्रगुप्त मौर्य उनको समाप्त करते हैं। फिर बाल से पकड़कर ठीक मैदान के उसी स्थान पर उनको वापस लाया जाता है, भाला हाथ में उठाते हैं। अंतिम बार बड़े डरते हुए, बड़े कपते हुए वो सोचते हैं कि महाराज की तरफ एक बार देखा जाए, और जैसे ही वो कौटिल्य की तरफ देखते हैं इस बार खुशी से हरे झंडे का संकेत दिखाया जाता है। उठाकर भाला जो धनानंद के शरीर पर प्रहार करते हैं, इतिहास बताते हैं कि सोने का कवच जो बुलेट प्रूफ जैकेट से कम नहीं होगा, वो भाला सामने से घुसता है तो पीछे से बाहर निकलता है। दिस वाज द इंटेंसिटी ऑफ दैट अटैक। राज तिलक हो जाता है, फिर वो जाकर बोलते हैं कि महाराज इतना वर्ष हो गया, मेरे एक प्रश्न का उत्तर अब आज दीजिए आप। पहले युद्ध में समझ में आया, लाल झंडे का संकेत दिखाया, दूसरे तो जीते हुए युद्ध में जो हाथ में था, मेरे युद्ध सामने था, ये तो आप 3 साल पहले राज तिलक कर रहे होते मेरा, जीते हुए युद्ध में क्यों लाल झंडे का संकेत दिखाया। कितनी बढ़िया बात उस समय कौटिल्य बोलते हैं कि जीवन में राजा बनना इतना आवश्यक नहीं होता जितना ज्यादा आवश्यक होता है राजा बने रहना। टू बिकम अ किंग इज नॉट अ बिग थिंग, टू मेंटेन दैट पोजीशन इज अ बिग थिंग। तो बोलते हैं कि उस समय तू भाला मारकर राजा बन चुका होता, तेरा राज तिलक कर देता, मगर तू और मैं हर समय इस डर में जीते कि धनानंद अगर अपनी और बड़ी सेना को लेकर आया तो तू उससे जीत पाएगा कि नहीं। तीसरी बार धनानंद अपनी जो आखिरी सांस है वहां तक पूरी सेना, वो जिस लेवल तक जा सकता है वो उस लेवल तक अपनी सेना को लेकर सामने आया, और अगर तीसरी बार भी तूने उसको हरा दिया, अब मैं निश्चित हूं अब दुनिया की कोई ताकत तेरी गद्दी हिला नहीं सकती। और कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि भाई वो व्यक्ति कितना किस्मत वाला है, भाई देखो उसको तो अभिषेक बच्चन क्या किस्मत, भाई देखो ना एक्टिंग आती है ना कुछ आती है, पर आप यही चीज देखिए कि किस्मत एक बार गद्दी पर बैठाती है, मेहनत लगती है गद्दी बरकरार रखने के लिए। आज कोई भी इंडस्ट्री, नेपोटिज्म के बारे में इतना बोला जाता है, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर जो है उन्हीं के बच्चे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, बॉलीवुड में जो है उन्हीं के बच्चे बॉलीवुड के अंदर आ रहे हैं, नेपोटिज्म हो रहा है। बट आज हम ये देखें कि नेपोटिज्म के माध्यम से एक बार कोई पिता, कोई परिवार अपने नाम, अपने प्रतिष्ठा के माध्यम से उनको गद्दी पर बैठा सकते हैं, पर गद्दी पर बने बैठे रहने के लिए एक व्यक्ति के अंदर स्किल सेट होना आवश्यक है। एंड दैट इज व्हाई अपने अंदर पात्रता को पैदा करो। ये चीज के ऊपर बार बार मत सोचो कि बस थोड़ा और पैसा होता, परिवार का सपोर्ट और मिल जाता, बस सर हम इससे मात खा गए, बस ये नहीं कर, ये आप किसी को नहीं, अपने आप को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर पात्रता है, आपको अगर किस्मत आपकी चल जाए, पैसे आपको मिल जाए, तो एक बार उस गद्दी, उस मुकाम, उस ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव राइट मल्टीपल एक्टर्स, राइट, जो नेपोटिज्म के थ्रू आए बट अपने मेहनत के थ्रू जीवन में आगे बढ़े। एंड वी हैव मल्टीपल एक्टर्स जो आए और गए, राइट। तो ट्राई टू डेवलप दैट एबिलिटी इन यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर जीवन में कुछ बहुत क्लोज आकर आपके हाथ से चले भी गया, देयर इज नो नीड टू रिग्रेट। हमेशा ये सोचो द गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर अ बिगर बैटल, एंड बिगर बैटल दैट मींस अ बिगर रिवॉर्ड। पहली बार जब हारे तो भगवान बचाए गए, गॉड विल सेव यू। द सेकेंड टाइम व्हेन यू विल थिंक कि अब तो मैं इस बार बहुत क्लोज था, अब ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हमेशा इस चीज को याद रखना कि आपकी जीवन की जंग और आपकी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है, राइट। लोगों के हाथ में तो आधी दुनिया आते आते रह गई, राइट, और उसके बाद जो उनको सक्सेस मिली वो ऐसी सक्सेस मिली जिसका कोई तोड़ नहीं। एंड दैट इज व्हाई नेवर रिग्रेट, राइट। एवरी new thing which you learn in your life will make you a leader, and every failure in life will make you a good guide, right? अगर जीत गए तो लीड कर लेना, हार गए तो गाइड कर देना, नुकसान दोनों में से किसी भी चीज में नहीं। एंड द थर्ड स्टोरी इज, अब ये राज्याभिषेक की कहानी है। जब हम तीसरी स्टोरी के अंदर बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अब जब राजा बन चुके हैं, राइट, और यहाँ पर
कौटिल्य उनको बोलते हैं कि एक हम बड़ा भोजन का आयोजन रखेंगे जिसके अंदर हमारे पूरे राज्य के अंदर जितने भी छोटे छोटे सल्तनतों के राजा हैं, मंत्री हैं, उन सबको राजभोग के लिए बुलाया जाएगा और उन सबकी आंखों के सामने तुम्हारा राज तिलक होगा। तो एक भव्य आयोजन का कार्यक्रम किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं, उनके पास में कौटिल्य हैं और कंडीशन उन्होंने ये रखी थी कि हर राज्य के जो राजा आएंगे उनको पहले पैर छूने हैं चंद्रगुप्त मौर्य के और फिर वो राजभोग की तरफ प्रस्थान करेंगे। और तब प्रचलन भी यही था कि जो चक्रवर्ती सम्राट है तो जितने भी लोग उनके फेवर में हैं, युद्ध नहीं होगा, आप हमारे फेवर में अगर हो तो आप हमारे सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर आना जाना आपको रखना हो। अलग अलग दूर दूर से राजा, बड़ी बड़ी सल्तनत थी, 1 लाख गांव उनके अधीन थे, तो न जाने कितने राजा, कितने मंत्री, कितने संतरी उनके महल में पधारे। सब आते, चंद्रगुप्त मौर्य के पैर छूते और भोजन की तरफ प्रस्थान करते। इस बीच में एक राजा आते हैं, बहुत छोटी सल्तनत के राजा। वो जैसे ही आते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने गद्दी से ऊपर उठ जाते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य उनको आंख दिखाकर बोलते हैं कि कुर्सी पर बैठो। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय धनानंद की तरफ कौटिल्य की तरफ हाथ जोड़कर बोलते हैं कि प्रभु ये पाप मुझसे मत कराओ आप कम से कम। तो भी वो कुछ नहीं सुनते हैं। वो राजा आते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, इनको ये आशीर्वाद देते हैं और राजभोग की तरफ प्रस्थान करते हैं। 2 दिन तक फिर बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य से बात नहीं करी। क्यों? पता चलता है कि जिस गांव के चंद्रगुप्त मौर्य थे उस गांव के ये राजा थे। इन्होंने बोला कि मेरे राजा मेरे माता पिता को नौकरी इन्होंने दी, हमारे घर का भोजन इनके उससे चला। ये राजा जिनको हम भगवान मानते थे, आज मैं चक्रवर्ती सम्राट बन गया, आज मैं गद्दी पर बैठ गया, आज आपने पैर पड़वा दिए। और ये जो घोर पाप है, ये तो मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसके पीछे मुझे कोई तर्क आपका समझ में नहीं आता। और उसके बाद उन्होंने बोला कि यू शुड नेवर शो योर वीकनेस टू एनीवन। आप अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने मत बताओ, भले ही वो राजा क्यों ना हो। कभी भी बाजी पलट सकती है और अगर उनको समझ में आ गया कि भाई कुछ बड़े काम कराने हैं तो इस राजा के थ्रू वो काम कराया जा सकता है। अगर तुम उठ के इतने सब लोगों के बीच में उनके पैर पड़ देते तो तुम्हारी कमजोरी 10 लोगों के सामने आ जाती। यू शुड बी लाइक अ सीक्रेट बुक, नॉट अ ओपन बुक। एक बंद किताब की तरह अपनी जिंदगी को जियो, एक खुली किताब की तरह नहीं। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल लेसन विच वी कैन लर्न। हम कितनी बार अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपने तमाम चीज़ों के बारे में बहुत खुल के लोगों के साथ एक्सप्रेस करते हैं, बट हम इस पूरी प्रोसेस में कितनी बार ये भूल जाते हैं कि वी शुड ऑलवेज try and put effort to be a closed book in our life, not a open book. And the last story is of a king and his 2 sons. एक राजा था, राजा के 2 पुत्र थे। ये दोनों ही पुत्र बलवान, बलशाली, बुद्धिजीवी, दोनों एक से बढ़कर एक, किसी को किसी चीज के अंदर आप तोल नहीं सकते। दोनों की उम्र भी बराबर थी, दोनों ट्विंस थे, तो उम्र के हिसाब से भी आप बड़ा कम फर्क दोनों में था। ये राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके सामने अभी दुविधा कि अब जब मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मेरी जो राजगद्दी है वो दोनों में से किस पुत्र को